हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में समझेंगे अपन जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। और ये शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको आवश्यक है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसको समझे बिना सेकंड पार्ट को समझना सरल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मुश्किल रहेगी। इसलिए पहले उसको देखें और उसके बाद में इसको देखें, और उसका मैं लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब अपन बात पहले मेंडल की करते हैं, थोड़ी सी बात मेंडल की करते हैं। बहुत प्रेरणास्पद जीवन है उसका। जॉन मेंडल 1822 में ब्रूनो शहर में जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया में था उस समय वो शहर, अब वो चेक गणराज्य में है। और मेंडल ने अपना प्रारंभिक जीवन पादरी के रूप में शुरू किया, लेकिन पूरी निष्ठा से काम किया और थोड़े समय में ही उनको ग्रिगर की उपाधि दे दी गई। अब वो बन गई ग्रिगर जॉन मेंडल। फिर वो और अध्ययन के लिए चले गए वियना, और वियना में उन्होंने मैथ्स और नेचुरल हिस्ट्री का अध्ययन किया। बायोलॉजी नहीं है ये, लेकिन उन्होंने जो काम किया उससे उनको सम्मान देते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स का। अध्ययन के बाद में वापस वो ब्रूनो शहर आ गए और वहाँ उन्होंने स्कूल टीचर का काम किया। और स्कूल चर्च में हुआ करते, अपन जानते हैं, खूब मैदान भी होता है और खूब खाली जगह भी होती है। तो वहाँ उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और मटर पर प्रयोग किए। और वो जो 7 कैरेक्टर जिनकी बात अपन ने की है, उन कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग के परिणामों को उन्होंने पूरी तरह से एनालाइज किया और निष्कर्ष निकाले जो मेंडल के नियम कहलाते हैं। हम समझेंगे उन सबको। उन्होंने 8 साल तक प्रयोग किए, कोई इंसेंटिव नहीं था, उनको कोई पुरस्कार नहीं मिल रहा था, लेकिन लगातार 8 साल तक प्रयोग किए। अपने निष्कर्षों को उन्होंने 1865 में ब्रूनो सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को प्रस्तुत किया और 1866 में ये प्रकाशित हुए। किस नाम से? ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी, जिसका ट्रांसलेशन अपन करें तो हिंदी में तो था पादपों में संकरण के प्रयोग, और इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद में इन प्रयोगों के ऊपर, इन परिणामों पर, इन नियम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे और मेंडल के जीवन काल में मेंडल के काम को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, मान्यता क्यों नहीं मिली, ये बात तो अपन इस टॉपिक के अंत में पढ़ेंगे। लेकिन अपन ये समझ लें कि मेंडल के जीवन काल में मेंडल के काम को कोई मान्यता नहीं मिली, कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो महान आदमी थे जिन्होंने लगातार बिना किसी लोभ लालच के प्रयोग करते रहे और मानवता की सेवा की। 1900 में फिर 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग अध्ययन से, एक साथ नहीं, अलग अलग अध्ययन से वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने निकाले थे। और फिर मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई, तो उसको अपन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी करने वाले 3 वैज्ञानिक हैं, एक ह्यूगो ड्यूरिज, दूसरा कोरेंस और तीसरे वॉन शेरमार्क। और इनकी रीडिस्कवरी के बाद में जब लोगों ने मेंडल के नियमों को समझा तो उनको पदवी मिल गई फादर ऑफ जेनेटिक्स। इतना महत्वपूर्ण कार्य था उनका, लेकिन जीवन काल में कुछ नहीं मिला उनको। तो कैसे सामान्य किसान परिवार से आया हुआ लड़का वो अपना काम करके बायोलॉजिस्ट में भी टॉप पर पहुंच गया, टॉप मोस्ट बायोलॉजिस्ट, एक ब्रांच के जनक, एक ब्रांच को शुरू करने वाले। मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें पहली बार में उसने केवल एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और उसकी आनुवंशिकी को देखा। जैसे इसने पौधे की हाइट को सिलेक्ट किया और शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना इनको क्रॉस करवाया, और ये माता पिता से संतान में कैसे जाते हैं, फिर उनकी संतान में कैसे जाते हैं, ये देखा उन्होंने। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एक करके सबके उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई। दूसरी बार में उसने एक साथ 2 कैरेक्टर को देखा। किस तरह से कि लंबा पौधा जो गोल बीज वाला है उसकी क्रॉस करवाई उसने बौने और झुर्रीदार बीज वाले से। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाई कि ये दोनों गुण माता पिता से संतान में कैसे जाते हैं, फिर उनकी संतान में कैसे जाते हैं, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस। और यदि 3 को एक साथ कंसिडर कर लें तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी। अपन मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड पढ़ेंगे। किस उदाहरण के साथ में? अपन
एक बार में लेंगे पौधे की हाइट का, दूसरी बार में लेंगे बीज की आकृति का, ये दोनों मोनोहाइब्रिड होंगी, और तीसरी बार में डाईहाइब्रिड में अपन इन दोनों की आनुवंशिकी को साथ साथ पढ़ेंगे। और ये पढ़कर अपन मेंडल के तीनों नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। अब अपन समझते हैं मेंडल ने संकरण किस तरह से करवाया, और इसके लिए हमारे को फूल की संरचना कुछ समझनी पड़ेगी, और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है। तो ये प्रारूपी संरचना है पुष्प की। ये तो डंठल है पुष्प का, पुष्पवृंत, और एक पत्ती की तरह से छोटी सी संरचना है, उनको अपन सेपल कहते हैं। फिर फूल की पंखुड़ी है, उनको अपन कोरोला कहते हैं, और बीच में ये जनन के भाग हैं। प्लांट्स में फूल जनन का भाग होता है। अब इस सेंटर में तो फीमेल पार्ट है इसका, ये फीमेल पार्ट है इसका, जिसको अंडप कहते हैं। इस सारे भाग को अंडप कहते हैं। और इसके भी 3 भाग हैं। ये तो अंडाशय है जो अधिकांशतया फल बनता है, जैसे ये मटर की फली, यहाँ ये मटर की फली बनती है। इसके ऊपर एक पतला सा भाग है जिसको स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं इसको, और ऊपर थोड़ा सा चौड़ा भाग है, ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है। ये फीमेल पार्ट है। ये मेल पार्ट है, ये वाले मेल पार्ट हैं जो मटर में 10 होते हैं। अपन 2 बनाए हैं, समझना आसान रहेगा 2 बनाने से। इसमें ये भाग तो परागकोश है, ये एंथर है परागकोश, और ये पुतंतु फिलामेंट है ये, और मिलाकर सारा मिलाकर ये स्टेमन कहलाता है। तो जितने स्टेमन होते हैं उतना ही स्टेमिनेट कहलाता है फूल। जैसे डेका स्टेमिनेट है ये फूल। ऐसे ही जितने कार्पल होते हैं उतने ही कार्पलरी फूल कहलाता है ये। जैसे अपन संतरे की बात करें तो 10 कलियाँ निकलती है ना उसमें, तो उसका फूल डेका कार्पलरी होता है, 10 कार्पल वाला। वापस कंसंट्रेट करते हैं अपन इसको। अब ये जो मटर का फूल है ये स्वपरागित होता है और कीटों से भी परागित होता है। तो प्रकृति में दोनों तरह का परागण होता है। मेंडल को क्रॉस करवानी थी, तो जो लक्षण उसने तय किए, जैसे लंबा पौधा है और लंबे पौधे का मेल पार्ट काम में लेना है, तो फूल खिले उससे पहले उसको थैली पहना दी और थैली में फूल खिलने दिया। दूसरा फूल जिसका फीमेल पार्ट काम में लेना है वो मान लो बोना पौधा था, तो बोना पौधा उसका भी फूल खिले उससे पहले थैली पहना दी। अब बोने पौधे के फूल खिलने से पहले ही फूल को खोला, कृत्रिम उस पर खोल लिया उसने, फूल को हाथ से खोल लिया उसने और उसका ये पार्ट काट दिया, परागकोश हटा दिया उसका। तो फूल परिपक्व हो उससे पहले ही परागकोश हटा दिया और वापस थैली पहना दी। तो इसमें स्वयं परागण नहीं हो सकता, और थैली पहना दी इसलिए कीटों के द्वारा भी परागण नहीं हो सकता। अब जब ये फूल खिला, कौन सा, बोने पौधे का फूल खिला जिसके परागण हटा दिए अपन ने, वो फूल खिला तो उसके बाद में वापस थैली को हटाकर ब्रश से मेल पार्ट जिसका सिलेक्ट किया था उस फूल की थैली खोली और उससे परागण इकट्ठे किए और यहाँ पहुंचा दिए। जिस फूल का मेल पार्ट काम में लेना है उसकी थैली को खोला, ब्रश से परागकण इकट्ठे किए यहाँ से और उस फूल तक पहुंचा दिए जिसका फीमेल पार्ट काम में लेना है, और थैली वापस बंद कर दी। तो क्योंकि मेल पार्ट हटा दिया इसलिए यहाँ पर स्वयं परागण नहीं हो सकता, थैली पहना दी इसलिए कीटों से परागण भी नहीं हो सकता। कौन से परागण पहुंचे, जिसके मेंडल ने पहुंचाए। ये संकरण का तरीका था उसका। अपन उन्हीं स्टेप्स में समझेंगे जिन स्टेप्स में मेंडल ने ये कंसेप्ट डेवलप किए हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले तो क्या किया, कोई इच्छित गुण, कोई एक ट्रेट, जैसे पौधा लंबा है या बोना है, इसको अपन लेकर समझते हैं। तो शुद्ध स्टॉक प्राप्त किए लंबे के और बोने के। किस तरह से प्राप्त किए, लंबे पौधों के फूलों को थैली पहनाई पर परागण नहीं होने दिया और पीढ़ी तैयार करी, फिर दोबारा ऐसे ही किया, फिर तीसरी बार ऐसा किया, फिर चौथी बार ऐसा किया। उसका एक स्टॉक ऐसा मिल गया उसको, ऐसे बीज इकट्ठे कर लिए जिनके उगाने से सिर्फ लंबे पौधे ही मिलते हैं, और इसी तरह से स्टॉक तैयार कर लिया है जिनके उगाने से सिर्फ बोने पौधे ही मिलते हैं। अब उसने प्रयोग शुरू किया, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे को क्रॉस करवाया, एक बार संकरित करवाया। किस तरह से करवाया अपने समझ लिया है। एक बार इसका मेल पार्ट काम मिल लिया और एक बार इसका फीमेल पार्ट काम मिल लिया, और इसी तरह से एक बार इसका फीमेल और उसका मेल। इसको अपन व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं।
और इनसे जो संतान हुई वो सारे के सारे पौधे लंबे थे। इसको F1PD कहा। इन बीजों को उगाया और उनको स्वयंपरागित होने दिया या इनको आपस में ही क्रॉस करवा दिया। दोनों बार परिणाम एक ही तरह के मिले। परिणाम क्या मिले? लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे प्राप्त हुए और परिणाम मिला 3:1 का। यही क्रिया उसने अब की बार दूसरा ट्रेट सिलेक्ट किया, बीज गोल या बीज झुर्रीदार, दोनों के शुद्ध स्टॉक, इनको क्रॉस करवाई। F1PD में सारे गोल बीज वाले पौधे, F2PD तैयार करी, सेल्फ पोलिनेट होने दिया, स्वयंपरागित होने दिया या इनको आपस में संकरित करवाया। अब की बार यहाँ पर गोल और झुर्रीदार का अनुपात था वो 3:1 था। वही अनुपात मिला। जो लक्षण यहाँ पर प्रकट होता है वो तो यहाँ पर 3 के अनुपात में होता है, जो नहीं दिखता है वो 1 के अनुपात में होता है। इसी तरह से तीसरा गुण, इसी तरह से चौथा, इसी तरह 5वां, इसी तरह 6ठा, इसी तरह 7वां। 7 गुणों के लिए उसने इस कहानी को दोहराया, परिणाम यही मिला। अब उसने एनालाइज किया, ये काम तो किया कहाँ पर? गार्डन में। ये काम तो बगीचे में किया जहाँ पर उसने ये एक्सपेरिमेंट किए। और इन परिणामों को लेकर वो बैठा अपने अध्ययन कक्ष में और यहाँ उसकी शार्पनेस, यहाँ उसकी गणित काम आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेंडल के टाइम पर ना तो कोई अर्धसूत्री विभाजन की बात करता था, ना कोई जीन की DNA की बात पता थी। ये सारे जो निष्कर्ष निकले उसकी बौद्धिक क्षमता के कारण निकले, उसकी तार्किक क्षमता के कारण निकले। तो इसको समझते हैं अपन। अब सबसे पहला परिणाम जो मेंडल ने निकाला कि करैक्टर से कोई सा हो, जैसे लंबाई का एक करैक्टर है, जैसे बीज की आकृति का एक करैक्टर है, जैसे फलीकरण का एक करैक्टर है, जैसे पुष्प की स्थिति का एक करैक्टर है। उसने कहा हर बार, हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है वो, कि हर बार जब क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में केवल एक करैक्टर दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। और जो करैक्टर दिखता है उसको तो प्रभावी का, और जो नहीं दिखता उसको अप्रभावी का। तो प्रश्न उठा कि अप्रभावी कहाँ गया, नष्ट हो गया क्या? लेकिन अप्रभावी फिर से प्रकट हो जाता है F2PD में। इसका मतलब नष्ट नहीं हुआ था, केवल कि जब 2 शुद्ध नस्लों को क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में केवल एक करैक्टर अपीयर होता है, और जो अपीयर होता है उसको तो डोमिनेंट कहते हैं, और जो अपीयर नहीं होता है उसको रिसेसिव कहते हैं। ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब इसके बाद में उसने ये निष्कर्ष निकालना था कि वो अनुपात 3:1 का कैसे आता है। ये निष्कर्ष तो सामान्य बात थी, ये निष्कर्ष निकालना, ये तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, यहाँ गणित का कोई उपयोग नहीं हुआ है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन थी और लॉजिक था कि हर बार एक करैक्टर दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। इसका मतलब जो दिखता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव है, वो छुप गया, वो तो नष्ट नहीं हुआ, छुप गया वो। दूसरा नियम है उसका सेग्रीगेशन का, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का, और फैक्टर्स 2-2 होते हैं। ये उसने जो नियम बनाया यहाँ पर उसके लॉजिक, उसकी रीजनिंग काम आई। उसको समझते हैं। अब पहले अपन ये समझते हैं कि कहीं पर अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं, कहीं पर स्मॉल लेटर लिखते हैं, और उसका नियम ये है कि जिस करैक्टर के लिए अपन क्रॉस कर रहे हैं और जो दिखता है F1PD में वो डोमिनेंट है, तो उसके नाम का पहला अक्षर, जैसे यहाँ पर टाल है, ये टाल का पहला अक्षर T, तो डोमिनेंट के लिए तो कैपिटल यूज़ करेंगे, और इसी का स्मॉल रूप अपन रिसेसिव के लिए यूज़ करेंगे। तो ड्वार्फ के लिए तो स्मॉल T और टाल के लिए कैपिटल T। इसी तरह से अपन राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, क्योंकि राउंड सीड दिखते हैं इसलिए राउंड के लिए तो कैपिटल R काम में लेंगे, और रिंकल्ड झुर्रीदार के लिए अपन स्मॉल r काम में लेंगे। अब अपन समझते हैं इस दूसरे नियम को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में अनुपात मिलता है 3:1, और इसको समझाने के लिए मेंडल ने दूसरा नियम दिया, और इस दूसरे नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या हाइपोथेसिस है ये? मेंडल ने कहा कि हर एक कैरेक्टर के लिए कारकों की एक जोड़ी है। तो उसने कहा ये जैसे टाल प्लांट है तो यहाँ पर कारक ये कैपिटल T ये कारकों की एक जोड़ी है, और यहाँ पर ये बोना पौधा है, यहाँ भी कारकों की एक जोड़ी है, और क्योंकि ये शुद्ध है इसलिए यहाँ पर दोनों एक तरह के, ये शुद्ध है तो यहाँ भी दोनों एक तरह के। तो जीव में तो, किसी पौधे में या किसी प्राणी में तो कारकों की एक जोड़ी है, लेकिन जनन के लिए जब गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो ये कारक अलग हो जाते हैं, और एक कारक तो एक युग्मक में जाता है, दूसरा कारक दूसरे युग्मक में जाता है। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ, यहाँ पर पृथक्करण हुआ, तो
गैमेट में केवल एक ही कारक रह गया, दूसरा तो दूसरे में चला गया। इसी तरह से यहाँ भी एक गैमेट में एक ही रह गया, दूसरा तो दूसरे में चला गया। तो कारकों की जोड़ी में से केवल एक कारक रह जाता है युग्मक में। इसलिए गैमेट शुद्ध होते हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरा कारक होता ही नहीं है, इसलिए जैसा भी कारक है उनमें वो उसके लिए शुद्ध होता है। जैसे यहाँ पर ये स्मॉल टी है लेकिन ये इसके लिए शुद्ध है, यहाँ पर कैपिटल टी है ये इसके लिए शुद्ध है क्योंकि दूसरा इनके साथ में है ही नहीं। तो सेपरेट हुए इसको तो कहा सेग्रीगेशन, और एक ही तरह का है इसलिए कहा इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और यहाँ पर F1 में ये एक तो यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया। ये जो संतान बनी ये अशुद्ध बनी क्योंकि इसमें एक तो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। अब अपन समझते हैं F2 में हमारे को 3:1 कैसे मिला। ये F1 पीढ़ी के पौधे हैं और यहाँ से ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है। F1 पीढ़ी के बीच में क्रॉस करवाई तो ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर अशुद्ध हैं ये, इसलिए 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। यहाँ भी अशुद्ध हैं तो 2 प्रकार के गैमेट यहाँ बनेंगे। इसको मेल मान लें या इसको फीमेल मान लें, रेसिप्रोकल क्रॉस करवा के देखें तो भी परिणाम वही रहता है। तो 2 प्रकार के मेल गैमेट 2 प्रकार के फीमेल गैमेट से जब निषेचन में भाग लेते हैं तो 4 तरह से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का मेल गैमेट और इस प्रकार का फीमेल गैमेट, ये जुड़कर जो पौधा बनाएंगे उसके अंदर जीन आएंगे TT, कारक आएंगे TT। इस प्रकार का मेल गैमेट और इस प्रकार का फीमेल गैमेट, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस प्रकार का मेल गैमेट, इस प्रकार का फीमेल गैमेट, ये एक कैपिटल और एक स्मॉल। और इस प्रकार का मेल गैमेट, इस प्रकार का फीमेल गैमेट, ये दोनों स्मॉल। ये तीनों तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से टाल होंगे और ये ड्वार्फ होगा। तो अनुपात हमारे को 3:1 मिला। वो किस आधार पर मिला, क्या मानते हुए मिला? ये मानते हुए मिला कि कारकों की एक जोड़ी है और कारकों की एक जोड़ी गैमेटोजेनेसिस के समय, युग्मक बनते समय सेपरेट होती है, निषेचन में वापस भी एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो सेपरेट होते हैं गैमेट में एक कारक ही होता है, एक गुण के लिए एक कारक होता है। और जब निषेचन होता है तो 2-2 कारक फिर साथ हो जाते हैं और निषेचन में उनकी निषेचन की संभावना बराबर है। इस गैमेट की जुड़ने की इन दोनों के साथ में संभावना बराबर है, इसी तरह से इसकी इनके साथ में जुड़ने की संभावना बराबर है। तो 4 तरह की संभावनाएं बनती हैं। उनमें 3 तरह की संभावना में ये टाल मिलता है, 1 तरह की संभावना में ये ड्वार्फ मिलता है। ये कैलकुलेट किया है मेंडल ने अपने अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में, और यही परिणाम मिला उसको गार्डन में। यानी उसने जो थ्योरी दी, उसने जो नियम दिया वो नियम सही है। ये कहलाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसके आधार पर दिया गया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया। तो इस प्रकार मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए गए, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पुनेट ने ये स्क्वायर बनाया समझाने के लिए क्रॉस के हिसाब से। एक तरीका तो वो था, दूसरा तरीका ये है, एक तरफ मेल गैमेट मान लिए, एक तरफ फीमेल गैमेट मान लिए। तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी वाला स्मॉल टी वाला, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, यहाँ पर ये और ये मिल गए, यहाँ पर ये और ये मिल गए, और यहाँ पर ये और ये मिल गए। ये पुनेट स्क्वायर कहलाता है। अब अपन मेंडल के द्वारा दिए गए तीसरे नियम की बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अप्यूहन का नियम। क्या है इसका मतलब? इस नियम के अनुसार माता पिता से कोई 2 गुण एक दूसरे से स्वतंत्र जाते हैं, उनके इनहेरिटेंस में आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। एक का इनहेरिटेंस दूसरे के इनहेरिटेंस से बिल्कुल अलग है, आपस में किसी तरह से कोई संबंध नहीं होता। ये स्वतंत्र अप्यूहन का नियम है। एक उदाहरण से समझते हैं अपन इसको। मेंडल की क्रॉस है ये, मेंडेलियन क्रॉस है ये, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल का जो तीसरा नियम दिया गया वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के परिणामों के आधार पर दिया गया। टाल राउंड, प्योर टाल राउंड को लंबे और गोल बीज वाले पौधों को, शुद्ध हैं जो, उनको शुद्ध बोने और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से क्रॉस करवाया गया। 2 गुणों का इनहेरिटेंस अपन एक साथ देख रहे हैं, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ अपन ने उस नियम का पालन करते हुए कि प्रत्येक गुण के लिए कारकों की एक जोड़ी है, अपन ने 2-2 कारक बना दिए, और क्योंकि शुद्ध है इसलिए कारक समान तरह के हैं। फिर गैमेट्स बने तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ।
तो इस जोड़ी में से भी एक कारक आ गया, इस जोड़ी में से भी एक कारक आ गया, इस जोड़ी में से भी एक कारक आ गया, इस जोड़ी में से भी एक कारक आ गया। ये गैमेट्स की स्थिति है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लागू हो गया यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फिर ये F1 पीढ़ी तैयार हुई। F1 पीढ़ी में इन दोनों को मिला दें अपन, तो ये F1 पीढ़ी के जीन्स की स्थिति है। फिनोटाइप तो क्या है इसका, लंबे और गोल बीज वाले, और वैसे अशुद्ध हैं। जीन्स को देखें तो वैसे अशुद्ध हैं। अब अपन ने यहाँ पर खास उद्देश्य से रंग भी अलग बनाया है, और इस रंग की सहायता से अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को थोड़ा सा आसानी से समझ लेंगे। यहाँ से फिर इनको स्वपरागित होने दिया या इनको एक दूसरे से क्रॉस करवाया, तो ये जो पीढ़ी तैयार होगी वो F2 पीढ़ी है। इस F2 पीढ़ी में मेंडल को एक खास तरह का अनुपात मिला, और अनुपात क्या था, 16 में से 9, अनुपात का जोड़ था 16। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिर दोहराता हूँ, अनुपात का जोड़ था 16, और उन 16 में से 9 तो ऐसे थे जो लंबे और गोल बीज वाले थे, 3 ऐसे थे जो लंबे और झुर्रीदार बीज वाले थे, 3 ऐसे थे जो बोने और गोल बीज वाले थे, एक ऐसा था जो बोना और झुर्रीदार बीज वाला था। क्या अनुपात रहा है, 9:3:3:1, ये अनुपात रहा, और जोड़ इनका 16 आता है। हर बार कोई सी भी डाइहाइब्रिड क्रॉस की मेंडल को यही परिणाम मिला, 9:3:3:1, और आज अपन भी यदि कोई क्रॉस करवाएं तो अपने को यही परिणाम मिलेगा। कहाँ मिला ये परिणाम? ये परिणाम तो मिला बगीचे में, जहाँ मेंडल ने मटर उगाए थे। इन परिणामों की व्याख्या करने के लिए मेंडल ने अपने अध्ययन कक्ष में इन चीज़ों का मनन किया, और क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये था कि माता पिता से कोई 2 गुण संतति में स्वतंत्र रूप से जाते हैं, उनमें एक दूसरे में कोई संबंध नहीं होता। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसको समझते हैं अपन। अब एक बार अपन ये मान लें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है तो क्या है, तो फिर डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि लंबा पौधा हमेशा गोल बीज वाला ही होगा और बोना पौधा हमेशा झुर्रीदार बीज वाला ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा होता तो क्या होता, तो हमारे को क्या परिणाम मिलता? इससे हमारे को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। तो ये F1 पीढ़ी है, और F1 पीढ़ी में जब युग्मक बने तो क्योंकि अपने कलर अलग दिया है ना, ये लाल रंग के जीन तो एक पेरेंट से आए हुए हैं और ब्लू कलर के दूसरे पेरेंट से आए हुए हैं। तो एक कलर वाले एक जगह, दूसरे कलर वाले दूसरी जगह, ये एक जनक है, ये दूसरी जनक है। ये डिपेंडेंट हो गया कि जहाँ ये जाएगा कैपिटल T जाएगा, वहाँ कैपिटल R जाएगा, ये तो डिपेंडेंट हो गया। और जहाँ स्मॉल t जाएगा वहाँ स्मॉल r जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये कैपिटल T के साथ में कैपिटल R, स्मॉल t के साथ में स्मॉल r। तो 50% गेमेट ऐसे बनेंगे, ये मेल गेमेट है, फीमेल गेमेट है, और ये 4 तरह से जुड़ सकते हैं। भैया खाने 16 बनाए हैं, लेकिन 4 का उपयोग किया है। 2 तरह के मेल गेमेट, 2 तरह के फीमेल गेमेट, और 4 तरह से जुड़े। और अनुपात क्या आया? 3 तो कैसे हैं, लंबे और गोल बीज वाले, और एक कैसा है, मोना और झुर्रीदार बीज वाला। एक की जगह अपन ने 2 कैरेक्टर्स एक साथ बोल दी, ये 3:1 का आया। यदि ऐसा अनुपात मिलता तो इस नियम की कोई जरूरत नहीं थी कि जहाँ पौधा लंबा होगा वहाँ गोल बीज वाला भी होगा, जहाँ बोना पौधा होगा वहाँ झुर्रीदार बीज वाला भी होगा। ये तो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। अब इंडिपेंडेंट की बात करते हैं अपन। इंडिपेंडेंट को इस आधार से समझते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। इसके बाद अब अपन इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट की बात को अपन कैसे समझें? ये T जहाँ पर जाएगा वहाँ पर उतनी संभावना इसकी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के मेल गेमेट बने, 4 प्रकार के फीमेल गेमेट बने, क्योंकि इसकी संभावना जितनी इसके साथ जाने की है उतनी ही इसकी संभावना इसके साथ भी जाने की है। जितनी संभावना इस स्मॉल t की कैपिटल R के साथ जाने की है, उतनी संभावना स्मॉल r की स्मॉल t के साथ जाने की है। ये 4 तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे ही बनते हैं। और अनुपात इनका 1:1:1:1, यानी
25%, 25%, 25%, 25%, इसी तरह से इनका। तो 4 तरह के मेल गैमेट और 4 तरह के फीमेल गैमेट यदि समान संख्या में बनते हैं और इस तरह से कंबाइन होते हैं, 4 गुणा 4 16 तरह के कॉम्बिनेशन होंगे और समान संख्या में बनेंगे तो इन सब का नंबर बराबर होगा। ये पुनेट स्क्वायर है, इसको यो टेढ़ा नहीं बना के पन्ने सीधा बना दिया है, समझने में सुविधा रहती है, पढ़ने में सुविधा रहती है पुनेट स्क्वायर ये भी। तो यहाँ पर 16 में से एक खाना ऐसा है जिसमें दोनों तरह के जीन का डोमिनेंट पेयर है, एक खाना ऐसा है इसमें दोनों तरह के जीन का रिसेसिव पेयर है। और यहाँ इसमें अनुपात निकाले तो 9 तो है लंबे और गोल बीज वाले, 3 है लंबे और झुर्रीदार, 3 है बोने और गोल, और 1 है बोने और झुर्रीदार। अनुपात मिलता है 9:3:3:1। ये कब मिला? ये तब मिलता है जब ये दोनों जीन पेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होते तो अपन बात कर ली, अनुपात मिलता है 3:1। अब यहाँ पर इसमें यदि अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस का देखें तो लंबे कितने? 3, 9 तो ये लंबे और 3 लंबे ये, 12 तो लंबे, और बोने कितने? 3 ये और 1 ये। तो यहाँ अनुपात क्या मिल गया हमारे को? 12:4 का मिल गया। एक कैरेक्टर को देखें तो लंबाई के कैरेक्टर देखें तो 4:1, ये बराबर कितने हो गया? 3:1 के। उस नियम का पालन यहाँ हो रहा है। और इसी तरह से यदि अपन दूसरे कैरेक्टर को देखें तो गोल बीज वाले कितने? 9 तो गोल बीज वाले हैं और 3 है ये यहाँ पर गोल बीज वाले, तो 12 तो गोल बीज वाले हो गए। और झुर्रीदार कितने हो गए? 3 तो ये और 1 ये। तो वही बात यहाँ पर होगी लागू कि 12:4 इक्वल टू 3:1। अब इसको अपन, इस अनुपात को अपन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से, यदि अपन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उस भाषा में समझे जो मेंडल गणित के टीचर थे वो, तो 3:1 को 3:1 से गुणा करें तो ये 9 और ये 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 3 और ये 1। इंडिपेंडेंट होते हैं तो सांख्यिकी का ये नियम लागू होगा। 9:3:3:1 ये कहाँ मिला उसको? ये मिल रहा है, ये गणना कर रहा है वो अपने टेबल पर बैठ के अपने अध्ययन कक्ष में। और ये कहाँ मिल रहा है? ये उसको खेत में मिल रहा है। मतलब नियम उसने जो दिया वो बिल्कुल सही दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये माता पिता से 2 गुणों का संतति में जाना एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, एक दूसरे से स्वतंत्र जाते हैं। अब अपन उन विद्यार्थियों के लिए जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है, उनके लिए कुछ चीज़ें फिर से दोहराकर समझने का प्रयास करते हैं। उसमें है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात। किसमें? F2 जनरेशन में। तो पहले अपन पढ़ते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, जो अपन ने पढ़ लिया है अभी, उसको दोहराते हैं, फिर अपन जीन प्रारूप अनुपात की बात करेंगे। तो F2 जनरेशन किसकी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। और अपन को पता है कि अनुपात मिलता है हमारे को 3:1। 3 तो हर बार मिलते हैं प्रभावी और 1 मिलता है अप्रभावी। अनुपात है ये। इस अनुपात में संतान प्राप्त होती है हमारे को F2 जनरेशन में। फिर अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो इसमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलता है। और इसका अर्थ क्या है? 9 ऐसे हैं, 16 में से 9 ऐसे हैं जो जिनमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। 3 ऐसे हैं जिनमें एक कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। 3 ऐसे हैं जिनमें पहला रिसेसिव है, दूसरा डोमिनेंट है। और 1 ऐसा है जिसमें दोनों रिसेसिव हैं। ये अनुपात 9:3:3:1, ये अनुपात डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है। इसको याद रखना है। ये अनुपात मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कहलाता है। अब जीनोटिपिक रेशियो, और पहले मोनो हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो, ये F1, इनके गैमेट्स ये F2। और F2 में अनुपात मिला हमारे को इस प्रकार के 1, इस प्रकार के 2, इस प्रकार का 1। ये TT ये 1, कैपिटल T स्मॉल t ये 2, स्मॉल t ये 1। अनुपात मिला 1:2:1।
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 का फिनोटिपिक अनुपात तो 3:1 और जीनोटिपिक अनुपात 1:2:1। ये याद रखने की बात है, 1:2:1। किन के लिए कह रहा हूँ ये बात? बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों को याद है, लेकिन ये उनके लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी का नहीं है। अब बात करते हैं अपन तीसरी बात, जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के जीनोटिपिक रेशियो, जीन प्रारूपी अनुपात। और ये इतनी तरह के पौधे बनेंगे जिनके जीन इस तरह के हैं। पुनेट स्क्वायर का स्क्रीनशॉट लें, उसको तसल्ली से बैठ कर देखें, इतनी तरह के तो जीनोटाइप है और इनका ये अनुपात है। काउंट करके देखें, ये अनुपात आएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। जब सीक्वेंस ये रखेंगे तो इस क्रम में लिखेंगे अपन, इनके सीक्वेंस बदल देंगे तो ये क्रम भी बदल जाएगा। ये जोड़ 16 है बराबर 16 है। अपन ने फिनोटिपिक रेशियो की बात की थी डाई हाइब्रिड की, तो 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई किया था। ये गणित का नियम है सामान्य। और ये आता है 3 ये 9, 3 1 ये 3, 1 3 ये 3, 1 1 ये 1। ये रेशियो आ रहा है, ये तो फिनोटिपिक रेशियो। और मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। 1:2:1 डाई हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दें इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीक्वेंस आती है, वो टोटल 16। लेकिन ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस डिफरेंट है। सीक्वेंस डिफरेंट है। यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस सिलेक्ट की है, और ये याद रखनी है आपको, परीक्षा में ये आएगी। ये गणित के हिसाब से है कि जोड़ 16 क्यों आ रहा है और ये अनुपात इस तरह से क्यों आ रहा है। अरेंजमेंट का सीक्वेंस है वो इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ये मान्यता प्राप्त है। और यही क्रम याद रखना आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कठिन प्रश्नों में ये पूछा जाता है। और हमारे को तैयारी कठिन से कठिन प्रश्नों की करनी है। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने मेंडल के तीनों नियमों को ठीक से समझ लिया है। इसके बाद की जो वीडियो है पार्ट 3, 4, 5, उसमें अपन ने शामिल किया है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस को और जीन इंटरेक्शन को, जीन की अन्योन्य क्रियाएं, वो उदाहरण जिनमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं अपन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। लेकिन एक बात याद दिला दूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।